बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा टॉपिक 10th क्लास के पहले चैप्टर का सेकंड टॉपिक है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। जिसमें आज हम देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम की मोशन कैसी होती है। तो इसमें हमारे पास एक वॉल है जिसके साथ हमने एक स्ट्रिंग अटैच की है। अब जो मैंने इसके साथ स्ट्रिंग अटैच की है वो एक इन एक्सटेंशिबल स्ट्रिंग है, यानी कि वेटलेस स्ट्रिंग है, यानी कि इसका कोई वेट नहीं है। और इसके नीचे हमने एक बॉब अटैच कर दिया है। ठीक है। अब मतलब छोटा सा मैस, एक बॉल कह लें या बॉब, वैसे इसको फिज़िक्स में बॉब का नाम दिया गया, तो हम इसको छोटे से मैस को हम बॉब कहेंगे। एक बॉब अटैच कर दिया और आप देख रहे हैं हम इसको आगे पीछे मूव करवा रहे हैं, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन में मूव करवा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको टू एंड फ्रो मोशन में मूव करवाते हैं तो इसमें वाइब्रेशन होती है, यानी कि इसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो अगर हम सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन करना चाहें तो कुछ इस तरह से है। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ वेटलेस इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, यानी कि इसकी स्ट्रिंग खिंचाव वाली ना हो, मतलब वो वाली ना हो जिसमें लचक होती है, और वेटलेस स्ट्रिंग हो, यानी कि स्ट्रिंग का ज़्यादा वजन ना हो। अटैच टू अ फिक्स बोर्ड, ये देख सकते हैं आप, इसको हमने ऊपर एक वॉल के साथ, एक फिक्स बोर्ड के साथ अटैच कर दिया। टू विच अ बॉडी ऑफ मैस एम इज़ सस्पेंडेड, और इसके साथ एक रेड कलर की आप बॉल देख रहे हैं, एक मैस हमने इसके साथ अटैच कर दिया। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कि ये देखें इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बॉल हमने अटैच की हुई है एक स्ट्रिंग के साथ। और जब हम इसको इस तरह सेंट्रल पॉइंट से उठाकर इस तरफ लेके आते हैं और छोड़ते हैं, तो अब हमने देखा है कि एक यहाँ पे टेंशन बनी, यानी कि जो स्ट्रिंग का खिंचाव बन रहा है। ठीक है। उस खिंचाव को देखते हैं और नीचे जो अब देख रहे हैं बॉल का वेट भी डाउनवर्ड है, तो इस स्ट्रिंग ने इसको अपवर्ड की तरफ खींचा है और इस बॉल का वेट जो है डाउनवर्ड है। तो ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि ये हमारे पास कौन से वे में मूव कर रही है। तो ये देखें, एक और बात बेटा, जब ये सेंटर में होगी ना, मतलब ये मूव नहीं कर रही होगी, तो इसकी जो नेट फोर्स होगी वो ज़ीरो होगी। ठीक है बेटा। अब बच्चों हम इसको देखते हैं। ये देखें कि मैंने यहाँ पे चेक करने के लिए कि इसमें हमारे पास कौन सा एंगल आ रहा है, कि ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। तो इसको एंगल करने के मैंने एक इस लाइन के साथ एक डॉटेड लाइन ड्रा कर दी है। ठीक है। तो एक बार हमेशा जिस लाइन के साथ एंगल बन रहा होगा वो एक्स एक्सिस की लाइन होगी, और जो दूसरी साइड यानी कि जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा होगा वो वाई एक्सिस की लाइन होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास वेट डाउनवर्ड मूव कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। जो जो इसके साथ एंगल बन रहा है वो हमारा कौन सा है, यानी कि ये एक्स एक्सिस की बात की मैंने जब भी आपको बताया कि जब एंगल बन रहा हो तो वहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो ये देखें जहाँ पे एंगल बन रहा है वो क्या है जी, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जानते हैं आप हॉरिजॉन्टल होता है, तो हॉरिजॉन्टल पे क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये वेट डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एम जी कॉस थीटा। और इस तरफ को देखें तो ये एक परपेंडिकुलर वे बना रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब यहाँ पे वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होता है, एम जी साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं हमारी जो बॉल है वो किस वेट के साथ मूव कर रही है, एम जी साइन थीटा के साथ, क्योंकि वो इधर को जा रही है। बॉल वर्टिकली नीचे की तरफ मूव नहीं कर रही, ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है। ठीक है। यानी कि ये इस तरफ को मूव कर रही है, तो ये एम जी साइन थीटा के लिहाज से मूव करेगी। और हमारी जो एम जी साइन थीटा ये डायरेक्ट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा, और इसी की तरफ हमारी रिस्टोरिंग फोर्स भी होगी। ठीक है बेटा। तो हमारे पास यहाँ पे तीन फोर्सेस आई हैं। कौन कौन सी हैं जो कि हमारी बॉल पे लग रही हैं, हमारे मैच पे लग रही हैं, वो कौन कौन सी है। पहली तो है टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये देखिए जैसे कि स्ट्रिंग अटैच हुई और ये रस्सी का भी कोई तनाव होगा ना जो बॉल को अपनी तरफ खींचेगा जब हम बॉल को मूव कराएंगे। ये स्ट्रिंग, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, तो इस तनाव को मैंने किससे जाहिर कर दिया, टी से, स्ट्रिंग से, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। सेकंड है पैरेलल कंपोनेंट वेट, यानी कि ये देखें ये हमारा वेट डाउनवर्ड आ रहा है, इसी के पैरेलल एक कंपोनेंट बन रहा है। ठीक, वो कौन सा था, एम जी कॉस थीटा। ठीक है। जहाँ पे एंगल बन, मैंने आपको बताया जहाँ पे एंगल बन जाए वहाँ पे कौन सा होता है, एक्स एक्सिस होता है। और एक है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेट, यानी कि ये देखें ये इस तरफ को मूव करिए तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक लाइन बनेगी जो कि हमारे पास क्या होगा, एम जी साइन थीटा। तो हमारी जो बॉल है वो किस फोर्स की वजह से मूव कर रही है, एम जी साइन थीटा फोर्स की वजह से। ठीक है। जो कि क्या होगी, परपेंडिकुलर फोर्स होगी वेट के हिसाब से।
और इसकी जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो भी एम जी साइन थीटा की डायरेक्ट टूवर्ड्स होगी मेन पोजीशन की तरफ। ठीक है बेटा, अब कुछ बातें हम इस देख लेते हैं कि इसमें हमारी जो फोर्स है सिंपल पेंडुलम के केस में, जैसे कि हमने सिंपल हार्मोनिक में देखा कि हमारी फोर्स है वो जो डायरेक्ट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। तो अब हम इसमें भी चेक करते हैं कि फ़ोर्स हमारी कैसी होती है, एक्सलेरेशन क्या है, हमारे पोजीशंस क्या हैं, और वेलोसिटी हमारी वेलोसिटी की स्पीड कहाँ पे तेज़ है और कहाँ पे स्लो है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इसको देखते हैं। तो बेटा ये एक डायग्राम है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो पोजीशंस को हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी पोजीशंस है। तो ये आप देखेंगे हमने एक बॉल को यानी कि स्ट्रिंग के साथ किसी पॉइंट पे अटैच किया है, तो हमारे पास तीन पोजीशंस होती हैं। एक हमारे पास सेंट्रल पोजीशन होती है मीन पोजीशन, और एक हमारे पास जो लेफ़्ट साइड्स पे बनती हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। इनको मैं एक्सट्रीम पोजीशन ए और एक्सट्रीम पोजीशन सी का नाम दे देता हूँ। अब हमने देखना है कि हमारी फोर्स, अभी मैंने बताया कि हमारी जो फोर्स है वो एम जी साइन थीटा यानी कि डायरेक्ट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है। तो ये देखें, जब मैं यहाँ से बॉल, अब मैंने आपको बताया कि जब बॉल सेंटर में खड़ी रहेगी मतलब यानी कि इसको मूव नहीं करवाएंगे, जैसे कि ये आप सेंटर वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि बॉल को भी हमने मूव नहीं करवाया, तो यहाँ पे जो सेंटर में इसकी जो फोर्स है वो क्या है, ज़ीरो है। इसमें फोर्स कब स्टोर होगी, जब मैं इसको यहाँ से उठा के पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन सी तक लेके आऊँगा, और जब इसको मैं छोड़ूंगा तो ये एक वक्त ऐसा है कि ये कुछ पल के लिए या वहाँ यहाँ पे रुकेगी और यहाँ पे फिर से इसकी नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, और फिर ये मूव करेगा किस तरफ, एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ। तो बेटा हमारी जो स्टोर फोर्स हमारी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, पॉइंट सी पे, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन में हमारी फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देखा था कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो जैसे जितनी फोर्स बढ़ेगी उतना ही हमारा एक्सलेशन भी बढ़ेगा। अब एक्सलेशन कैसे बढ़ गया देखें, अब वो मैं आपको बता दूँ कि एक्सलेशन हमारा कैसे बढ़ यहाँ पे मैक्सिमम होता है, बाद में अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम देखेंगे, ये देखें कि जब मैंने इसको यहाँ से छोड़ा तो ये एक स्पीड के साथ यहाँ की तरफ मूव किया, यानी कि मीन पोजीशन की तरफ मूव किया। तो आप देख सकते हैं कि जब ये मीन पोजीशन की तरफ आया तो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और फिर ये इस तरफ गया और यहाँ पे जाके ये रुक गया, फिर इसने वापस आया और एक स्पीड के साथ ये वापस आया मीन पोजीशन की तरफ, और यहाँ पे फिर से हमारी क्या होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो बेटा जहाँ पे जाके वेलोसिटी में चेंज आए वहाँ पे क्या होता है, हमारा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो आप देखेंगे कि जब मैंने यहाँ पे, जैसे कि ये एनिमेशन में आप देख रहे हैं आगे पीछे मूव कर रहा है, तो ये जहाँ इस पॉइंट पे जाके यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन सी पे जाके कुछ पल के लिए रुकेगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, तो वहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और आपने ये भी जाना कि हमारी फोर्स भी कहाँ पे ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसका मतलब हमारा फोर्स और एक्सीलरेशन डायरेक्ट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी में हमने पढ़ा है कि किसी भी चीज़ की जब मोशन हो या स्पीड हो तो उसमें हमारी क्या चीज़ होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इधर हमारी स्पीड कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, मीन पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेंट्रल पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। और हमने पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा था कि जब पोटेंशियल एनर्जी की अगर डेफिनेशन की जाए तो वो एनर्जी पोजेस्ड बाय ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो जब हम इसकी बॉब की पोजीशन चेंज करते हैं, देखिए यहाँ से मैंने उठा के इसको यहाँ पे ले आया, तो इस पॉइंट पे जाके यानी कि हाइट पे जाके इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। ठीक, तो सेंट्रल पॉइंट में हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और साइड्स पॉइंट में हमारी कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और वेलोसिटी में एक दफ़ा फिर से बता दूं कि रिस्टोरिंग फोर्स हमारी तब इसमें ज़्यादा स्टोर होगी जब हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जब छोड़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी फ़ोर्स का एक दफ़ा ऐसा आएगा कि एक सेंटर में कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड या कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए रुकेगी। ठीक है, तो उस टाइम पे उसकी फ़ोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि वाइब्रेशन क्या है और टाइम पीरियड क्या है। तो बेटा आप देख सकते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी ये टू एंड फ्रो मोशन करना इस बॉब की या इस पेंडुलम की, वो क्या कहलाती है, हमारी वाइब्रेशन कहलाती है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं इस एक्सट्रीम पॉइंट ए से लेकर जब एक्सट्रीम पॉइंट बी तक जाता हूँ और फिर वापस एक्सट्रीम पॉइंट ए पे आता हूँ, तो मैं अपनी एक कंप्लीट वाइब्रेशन करता हूँ। ठीक है, यानी कि एक कंप्लीट सर्कल जब मैं कंप्लीट करता हूँ, एक कंप्लीट पॉइंट मैं कंप्लीट करता हूँ, तो फिर हमारी वाइब्रेशन होती है। तो हमारी वाइब्रेशन की क्या डेफिनेशन है, अ कंप्लीट राउंड ट्रिप, यानी कि एक कंप्लीट राउंड लगाना इसका ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की, टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो क्या कंप्लीट करती है, इसकी वन वाइब्रेशन कंप्लीट करती है। इसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। दूसरी बात बेटा,
अब इसकी ये जो वन वाइब्रेशन कंप्लीट होती है, इसमें जो टाइम लगता है, यानी कि इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सट्रीम पोजीशन ए से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन बी पे जाना और फिर वापस एक्सट्रीम पोजीशन ए पे आना, तो ये इसका एक कंप्लीट वाइब्रेशन है। और इस वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा वो हमारा क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, एक वाइब्रेटिंग बॉडी को जो कंप्लीट वाइब्रेशन करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और इसको बेटा कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2π√L/g। इसमें आप एक बात गौर करेंगे कि अगर मैं टी को देखूं तो इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ के, यानी कि ये डिपेंड कर रहा है लेंथ पे। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसकी स्ट्रिंग को जितना ज़्यादा लंबा कर दूंगा, ये इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा बढ़ा दूंगा, ये उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में ये उतना ही टाइम लगेगा। अगर हम लेंथ बढ़ा देंगे तो इसकी लेंथ बढ़ने से ये ज़्यादा ऊपर जाएगा और वापस आने में भी इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद हम बेटा बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, ये जो सिंपल पेंडुलम है ये एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है, यानी कि जितने साइकिल्स कंप्लीट करता है, वो हमारी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि ये जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कह लें या साइकिल्स कह लें जो कि वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकंड में कंप्लीट करती है, वो क्या कहलाती है, हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और इसका जो रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, यानी कि ये बिल्कुल टाइम पीरियड के उल्टा है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को उठा कर टी की जगह पे ले आएंगे तो टाइम इज इक्वल टू 1 क्या बन जाएगा, f। उसके बाद बेटा बात कर लेते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या है, मैं फॉर एग्जांपल इसको इस पॉइंट से, यानी कि सेंटर पॉइंट से इस बॉब को, सिंपल पेंडुलम को उठा के इस एक्सट्रीम पोजीशन ए तक लेके आता हूँ। ठीक है, तो बेटा आपने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको ले गया तो इसके दरमियान में एक डिस्टेंस बन गया, डिस्प्लेसमेंट बन गया। तो जितना डिस्प्लेसमेंट इसके दरमियान में क्रिएट होगा वो हम एक वाइब्रेटिंग बॉडी के दरमियान में हमारा क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक जो हम इसके दरमियान में डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।